विभव मापी, विभव मापी लिखिए। देखिए विभवमापी होता क्या है। विभवमापी एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसका प्रयोग करके किसी सेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात किया जाता है या परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को ज्ञात है। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए या किसी सेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसी को विभवमापी। तो लिखिए वैसा विद्युतीय उपकरण वैसा विद्युतीय उपकरण जिसके द्वारा वैसा विद्युतीय उपकरण जिसके द्वारा किसी सेल का विद्युतवाहक बल किसी सेल का विद्युतवाहक बल तथा किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है उसे विभवमापी कहते हैं। उसे विभवमापी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि विभवमापी का उपयोग किस लिए करते हैं। हाँ, विद्युतवाहक बल मापने के लिए सेल का और दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को। इसका सिद्धांत लिखिए। हाँ, सिद्धांत लिखिए नीचे पर विभवमापी तो उसी का नाम है। लिखिए यदि धारा का मान स्थिर रखा जाए तथा तार का अनुप्रस्थ काट एक समान हो। यदि धारा का मान स्थिर रखा जाए तथा तार का अनुप्रस्थ काट एक समान हो तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर तार के लंबाई के समानुपाती होता है। तार के लंबाई के समानुपाती होता है अर्थात V समानुपाती L देखिए विभवमापी क्या होता है। इसका सिद्धांत है ये कह रहा है कि कोई चालक तार है और उसे प्रवाहित होने वाली धारा के मान को स्थिर रखा जाए। अब तार के ये वाला अनुप्रस्थ काट होता है ना, सब जगह एक समान मोटाई का हो। ये नहीं कि ज्यादा मोटाई है पतला कम नहीं, सब जगह मोटाई क्या हो, एक समान हो।
तो इस तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है ना, तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो होता है इसके लंबाई के सीधा, यानी कि तार का लंबाई जितने अधिक होगा ना, तब विभवमापी में विक्षेप उतना ही जल्दी प्राप्त होगा। जो इस तरह से कांटा विक्षेपित होता है ना, कभी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में गए होते देखे होंगे, इस तरह से कांटा क्या होता है, तो विक्षेपण जो होता है इसको बोलते हैं सुग्राहिता। जितना तेजी से विक्षेपित होगा समझिए कि उतने सुग्राही है वो, और जितने स्लो विक्षेपित हो रहा है तो समझिए उसका सुग्राहिता उतना ही। तो तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका सुग्राहिता बढ़ जाता है, यानी कि विभवांतर भी बढ़ता है विभवमापी के लिए। तो इसका डायग्राम बना लीजिए, बनावट लिख लीजिए, उसके बाद डायग्राम बना लीजिए। एग्जाम में इसका सिद्धांत ही केवल पूछता है कि विभवमापी का सिद्धांत बताएं, इतना ज्यादा नहीं पूछता है विभवमापी में। पहले हमको बनाने लीजिए, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। ए बालक शांत रहने का कष्ट करें, नहीं तो हम कष्ट दे सकते हैं आपको। एकदम कह सकते हैं, काहे नहीं कह सकते। आप बना सकते हैं, सब कुछ डायग्राम बनाइए। इसमें जे जो है जॉकी होता है और जी गैल्वेनोमीटर होता है। देखिए कोई भी जॉकी होता है, जॉकी। हाँ देखिए, जैसे कि कोई भी डायग्राम हम लोग बनाते हैं ना, तो डायग्राम जो है लगभग होता है, डायग्राम एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना भी मशीन होता है सब 3 डायमेंशनल होता है। हम लोग बना रहे हैं बोर्ड पर, बोर्ड का है आपका, तो लगभग डायग्राम होता है। अब सोचिएगा कि वही वाला बना दे हम, तब 2D बोर्ड पर तो संभव नहीं है। मापी के उपयोग, विभवमापी के उपयोग दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने में, पहला नंबर, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने में, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने में। दूसरा, दो सेलों के विद्युतवाहक बल की तुलना करने में, दो सेलों के विद्युतवाहक बल की तुलना करने में।
दो सेलों के विद्युतवाहक बल की तुलना करने में। तीसरा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध आसानी से ज्ञात करने में। सेल का आंतरिक प्रतिरोध आसानी से ज्ञात करने में। चौथा, अज्ञात धारा का मान ज्ञात करने में। अज्ञात धारा का मान ज्ञात करने में। पांचवा, दो प्रतिरोधों की तुलना करने में। दो प्रतिरोधों की तुलना करने में। दो प्रतिरोधों की तुलना करने में। हो गया ना? कुछ पूछ देता है, जैसे 5 गो उपयोग लिखा है ना, तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि दे देता है 3 गो ऑप्शन में से, और लास्ट में देता है 3 गो के बाद इनमें से सभी, और तीनों मान लीजिए कि ओकर उपयोग में है, और लास्ट में इनमें सभी दे लेता है, इनमें सभी मारेंगे ना। अज्ञात धारा मतलब जिस धारा प्रवाहित हो रहा है, लेकिन धारा के मान हमको मालूम नहीं कितना एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रहा है, तो अज्ञात धारा को इससे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि ये मल्टीपर्पस उपकरण हो गया, क्योंकि एक के से हम लोग कई काम निकाल ले रहे हैं, 5 काम निकाल ले रहे हैं। चलिए अब टॉपिक लिखिए, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अंग्रेजी लिखिएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब हम लोग किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक तार कुछ समय के बाद गर्म हो जाता है। तो चूंकि चालक तार गर्म हो रहा है, तो यानी कि उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन ऊष्मा किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? विद्युत धारा प्रवाहित होने का ना। यानी कि जब किसी चालक तार को हम चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें एक प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण चालक तार गर्म हो जाता है। कोई भी वस्तु गर्म किसके प्रभाव से होता है? ऊष्मा के प्रभाव से। तब विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय। लेकिन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव सबसे ज्यादा प्रभावी वैसे उपकरणों में होता है जिस उपकरण का प्रतिरोध अधिक होता है, क्योंकि प्रतिरोध विद्युत धारा का विरोध करता है। तब विद्युत ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होना। कम प्रतिरोध वाला जो उपकरण होता है उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति बहुत कम होती है, लेकिन उसमें चुंबकीय प्रभाव ज्यादा प्रभावी होता है। इसलिए इसके बाद चैप्टर आएगा तो उनमें होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव होगा। तो कैसे चालक में ऊष्मा उत्पन्न होता है तो ज्यादा, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति ज्यादा होता है, लेकिन जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति। तो हम लोग के अभी क्या पढ़ना है? ऊष्मीय प्रभाव। तो परिभाषा लिखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार कुछ समय के बाद गर्म हो जाता है। तो चालक तार कुछ समय के बाद
गर्म हो जाता है। कुछ समय के बाद गर्म हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जिसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब इसका कारण लिखिए, कारण लिख करके डाल दीजिए कि आखिर किस कारण से ऐसा होता है। तो देखिए, जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब प्रतिरोध जो उसका विरोध करता है, पहला कारण। और दूसरा कारण कि गतिमान इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा होता है और उसमें बहुत सारे मुक्त आयन होते हैं। मुक्त तो मुक्त आयन और इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगातार टक्कर होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा होता है ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होगा तो आखिर चालक तार के अंदर ही ना होगा। जैसे मान लीजिए कि चालक तार है, इनमें से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर से मुक्त आयन मान लेते हैं कि कोई आ रहा है धनायन, क्योंकि धनायन इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चलता है। इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा होता है, चूंकि अभी गतिशील है तो इसके पास भी गतिज ऊर्जा होगा। ये आपस में टकराता है तो ऊष्मा का जो अपना गतिज ऊर्जा है उसको ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो चूंकि ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तित होगा तो सबसे पहले चालक के अंदर का भाग गर्म होगा और गर्म होते होते सतह भी गर्म हो जाएगा ना। इसलिए देखिएगा कि गर्मी हीटर उटर देखें सब ना, वो सब विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है और बिजली की खपत भी वो सब ज्यादा करता है, प्रतिरोध के कारण ही गर्म होता है। तो लिखिए तो कारण में इसका, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा गतिशील आयनों के बीच लगातार टक्कर होने के कारण विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे चालक तार गर्म हो जाता है। जिससे चालक तार गर्म हो जाता है। जिससे चालक तार गर्म हो जाता है, ठीक ना। जो विद्युत ऊर्जा होता है वो गति ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण गति ऊर्जा है ऊष्मा ऊर्जा में। आप सबसे पहले ऊष्मीय प्रभाव को किस वैज्ञानिक ने देखा था? जूल नामक वैज्ञानिक ने देखा था। तो चलिए नोट लिखिए। नोट है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल नामक वैज्ञानिक ने किया था। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल नामक वैज्ञानिक ने किया था। जूल नामक वैज्ञानिक ने किया था। जूल नामक वैज्ञानिक ने किया था। डेट तो नहीं हम याद रखते हैं साइंस में।
न तो इतिहास बन जाएगा। हाँ, सच में नहीं याद रखते हैं, डेलो रहता तो हम याद नहीं रखते हैं, क्योंकि इतिहास में सब डेट पूछता है, साइंस में डेट कभी नहीं पूछता है कि कब खोज किया था। हाँ, ये पूछता है कि कौन वैज्ञानिक किया था, लेकिन ये नहीं पूछता है कि कब किया था। तो देखिए, जिसे जूल देखे ना कि चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो चालक तार गर्म हो जाता है। तो इसके बारे में वो नियम दिए कि कैसे आखिर चालक तार गर्म होता है। बात सुनो, जूल जिसे देखे कि गर्म हो जाता है, तो कहे कि उसमें जो उत्पन्न उष्मा होता है, तो उत्पन्न उष्मा का मान किन किन बातों पर निर्भर, तो उसका वो अध्ययन किए। तो अध्ययन किए ना, तो पहला बताएं कि किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा का जो मान होता है, यानी कि एच का मान, किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा का, उष्मा को हीट ए से लिखते हैं ना। किसी बुक में देखिएगा उष्मा को क्यू से भी लिखल होगा, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि हमारा स्पष्ट लिखा रहता है कि उष्मा क्यू, तो कोई दिक्कत नहीं, कह रहा है नहीं कि उष्मा क्यू, हीट कहेगा तो एच लिखेंगे। तो देखिए, किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा को हम लोग जिसे एच से लिखते हैं। और ये बताएं जूल में वैज्ञानिक कि किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा का मान उस चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। पहला नियम है इनका, कहने का मतलब कि जितनी अधिक धारा प्रवाहित होगा उतनी अधिक उसके स्क्वायर से उष्मा की उत्पत्ति होगी। तो पहला नियम कि किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा का मान उससे प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के। दूसरा नियम कि किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा का मान चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती होता है, यानी कि चालक तार का जितने ज्यादा प्रतिरोध होगा ना, उसमें उष्मा की उत्पत्ति उतना ही होगा। तो दूसरा नियम है कि ये समानुपाती। अब तीसरा नियम है आपका कि जितने अधिक समय तक ले विद्युत धारा प्रवाहित होगा उतने अधिक उष्मा की उत्पत्ति होगा। तो तीसरा नियम है कि उत्पन्न उष्मा का मान धारा प्रवाहित होने में लगे समय के, यानी कि ये समानुपाती। क्योंकि देखते हैं ना, हीटर में जैसे कम समय धारा प्रवाहित कीजिएगा तो थोड़ा सा गर्म होगा, ज्यादा देर तक धारा प्रवाहित कीजिएगा तो ज्यादा दम लाल हो जाता है। तो चलिए टॉपिक लिखिए, उसके बाद एक एक नियम लिखिएगा। लिखिए जूल के नियम, जूल के नियम, जूल के नियम। डैश देकर लिखिए कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित जूल के निम्नलिखित 3 नियम हैं। जूल के निम्नलिखित 3 नियम है। तीन नियम है। नंबर 1 लिखिए, किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा का मान, किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा का मान, उत्पन्न उष्मा का मान उससे प्रवाहित होने वाली धारा के, उससे प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात H समानुपाती I स्क्वायर। H समानुपाती I स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिएगी, जब प्रतिरोध और समय नियत हो,
यानी कि प्रतिरोध का भी मान नहीं बदल रहा हो और समय भी फिक्स हो कि इतने समय के लिए धारा प्रवाहित कर रहे हैं। बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ है कि जब R और T नियत हो। अच्छा, उधर नहीं दिख रहा है क्या? पहला नियम तो हो गया। दूसरा नियम लिखिए, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा का मान, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा का मान, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा का मान उस चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। उस चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। प्रतिरोध के समानुपाती होता है, अर्थात A समानुपाती R। ब्रैकेट में लिख ले कि जब I और T नियत हो। जिसका जिक्र करते हैं ना उसको छोड़ करके या दो क्या करते हैं, नियत मतलब स्थिर कि फिक्स समय के लिए और फिक्स धारा। और तीसरा नियम लिखिए कि किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा का मान, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा का मान, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा का मान धारा प्रवाहित होने में लगे, धारा प्रवाहित होने में लगे समय के समानुपाती होता है। समय के समानुपाती होता है। धारा प्रवाहित होने में लगे समय के समानुपाती होता है। अर्थात ये देखिए समीकरण 2 हम नहीं माने थे, आप लोग समीकरण 2 मान लीजिएगा, कैसे कि सबसे कंबाइन करके इक्वेशन निकालना है। तीसरा में लिखिएगा अर्थात A समानुपाती T, इसको मान लीजिएगा समीकरण 3। अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि जब R और I, क्या बालक, I R लिख लीजिएगा तो गुणनफल हो जाएगा I और R नियत हो। चलिए इसके बाद लिखिएगा समीकरण 1, 2 एवं 3 से तो क्या हो जाएगा, A समानुपाती I स्क्वायर RT, तो H बराबर हो जाएगा K इंटू इसके बाद लिखिए, देखिए जिसमें इसमें नियतांक घटाना पड़ता है तो नियतांक घटाने के लिए कारण देना पड़ता है कि आप कैसे नियतांक का मान यहाँ पर लिखिएगा कि नियतांक का मान कितना होगा। तो लिखिए यदि H का मात्रक जूल, H मतलब ऊष्मा का मात्रक, यदि H का मात्रक जूल, I का मात्रक एम्पियर, I का मात्रक एम्पियर, कोमा R का मात्रक ओम, R का मात्रक ओम, समय तथा समय का मात्रक सेकेंड, तथा समय का मात्रक सेकेंड हो तो एसआई पद्धति में K बराबर 1 होता है। तो एसआई पद्धति में K बराबर
1 होता है, k बराबर 1 होता है, इसलिए h बराबर I स्क्वायर लिखिएगा ना, क्या जगह 1 तो 1 गुना तो क्या हो गया I स्क्वायर RT। लेकिन देखिए बालक, इस फॉर्मूला से हम लोग जो ऊर्जा निकालते हैं ना, ऊर्जा किस में आता है, जूल में आता है, ठीक ना। एगो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैलोरी में निकालने के लिए, कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रा है, ऊर्जा का मात्रा का, ठीक ना। 1 कैलोरी बराबर होता है, देखो 1 कैलोरी बराबर होता है आपका 4.28 1 जूल, समझा बालक। 1 कैलोरी बराबर इतना जूल ना, तो सुनेगा तब न, जिसे 8 को हटाएंगे तो लगा हो जाएगा, अब 2 को हटाएंगे तो 1 कैलोरी बराबर 4 पॉइंट, तो देखो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा 1/4.2 होगा कि नहीं। तो ये तो जूल में आ गया ऊर्जा का मात्रा। चलिए तो यहाँ से लिखिए, ठीक ना, यहाँ से नोट कीजिएगा, नोट लिखिएगा, ठीक ना। हाँ नोट लिख के यहाँ से नोट कीजिए। आप लिखिएगा, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि इतना जूल आ रहा है ना, तो देखिए एक में लिख रहे हैं बालक, देखिए यहाँ से, चूंकि हम लोग जानते हैं कि H बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT गुना 1 जूल लिख सकते हैं कि नहीं, इसकी मात्रक जूल है। देखो 1 जूल के मान कितना होता है, तो I स्क्वायर RT गुना 1/4.2 कैलोरी, तो H बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, अब बट्टा में 4 पॉइंट कैलोरी, ठीक ना। तो इस फॉर्मूला का उपयोग कब किया जाता है, जब ऊष्मा का मान कैलोरी में ज्ञात करना होता है, तब जब ऊष्मा का मान जूल में ज्ञात करना हो तो केवल H बराबर I स्क्वायर RT, समझे बालक। तो चलिए इसको नोट किया जाए, और यह वाला नोटवा में ही है, लिखो बालक आगे, विद्युतीय कार्य, विद्युतीय कार्य इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल कार्य, विद्युतीय कार्य। देखिए जैसे कि ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जब किसी, सुनिए, जब हम लोग किसी आवेश को अनंत से उठा करके और किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है कि नहीं, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो उसे फार्मूला को डिराइव हुआ था V बराबर W बटा Q, तो इसे W बराबर क्या हो जाएगा V गुना Q होगा ना। तो देखिए तो ये होता है V, आई होता है, तो ई वाला जो कार्य होता है ना, ये वाला जो कार्य होता है, तो ये होता है आपका किसी चालक तार में नहीं होता है, वो अनंत से उठा करके किसी चालक, ए बालक सुनो, ए लड़का है ना, सुनना, ई वाला कार्य जो होता है वो खुले स्थानों में होता है कि जब हम लोग किसी आवेश को अनंत से उठा करके या किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में, तो हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, तो वही कार्य कहलाता था वहां पर ही आवेश के द्वारा किया गया कार्य, आवेश को लाने में किया गया, तो वहां पर W बराबर होता V इंटू, इसलिए यहाँ पर कार्य होता था खुले स्थान पर, ठीक ना। तो यहाँ भी कार्य होने के लिए विभवांतर की आवश्यकता होती थी, क्योंकि हम लोग अनंत से उठा कर लाते थे आवेश को, तो वहां पर विभवांतर का मान शून्य होता था, और जिस बिंदु तक लाते थे उस बिंदु का कुछ ना कुछ विभव
तो यहाँ भी कार्य होता था विभवांतर के अधीन ही, ठीक ना। और ये जो कार्य होगा विद्युतीय कार्य, तो देखिए मान लीजिए कि चालक तार है, और चालक तार में आवेश को एक सिरा से दूसरा सिरा तक प्रवाहित होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? जैसे किसी भी चालक में एक सिरा से दूसरा सिरा तक आवेश का प्रवाह होगा कि नहीं होगा, ये कौन तय करता है? विभवांतर तय करता है। जब तक ले दोनों सिरों के बीच में विभवांतर नहीं उत्पन्न होगा, आवेश का लगातार प्रवाह, आवेश लगातार प्रवाहित नहीं होता है। कब तक? जब तक ले दोनों सिरों का विभवांतर अलग अलग नहीं हो, तो विभव अलग अलग। विभवांतर कब उत्पन्न होगा? जब विभव अलग अलग होगा तब ना। अब मान लीजिए कि दोनों सिरों का विभव होगा 220 वोल्ट, तो विभवांतर कितना आएगा आपका? 0 ना आएगा ना। और जब तक ले विभवांतर नहीं होता है तब तक ले कि चालक से आवेश का प्रवाह है, और जब तक ले आवेश प्रवाहित नहीं होगा तब तक ले विद्युत धारा की उत्पत्ति। तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, एगो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, और दूसरा नंबर पर कारक है आपका विभवांतर। अब मान ली कि विभवांतरे रहे और मुक्त इलेक्ट्रॉन रहबे न करे, तो विद्युत धारा प्रवाह होगा। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन रहे और विभवांतरे नहीं रहे, तो भी विद्युत धारा का प्रवाह। तो दो गो मेन कारक होता है। तो सुनिए, किसी भी चालक तार में आवेश को एक सिरा से दूसरा सिरा तक ले जाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है विभवांतर का, यानी कि दोनों सिरों के बीच का कुछ ना कुछ विभव में अंतर होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। इसी कारण देखिएगा, जैसे आप हम लोग 440 करते हैं ना, तो दो को डिफरेंट तार में फंसाते हैं, एक ही में दोनों नहीं फंसाते हैं, क्योंकि एक ही में फंसाएंगे तो ये पूरा तार में सब जगह के विभव एक समान आएगा ना। यहाँ 220 है, यहाँ पर फंसा दीजिएगा तो ये 200। लेकिन आप किसी दूसरे तार में फंसाइएगा वही में, तो मान लीजिए कि में 220 वोल्ट है, तो ये गारंटी नहीं कि एकरो में 220 वोल्ट होगा, थोड़ा सा कम बेसी रहता है, या तो कम रहता है या तो मिल जाता है उसको विभवांतर, तो आराम से धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे दोनों के वोल्टेज बराबर होगा ना, तो धारा का प्रवाह रुक जाएगा, ठीक ना। तो जब किसी चालक तार में आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, जब किसी चालक तार में आवेश को एक सिरे से विभवांतर के अधीन ले जाया जाता है, विभवांतर के अधीन एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो उसको ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा ना, तो वही कार्य कहलाता है विद्युतीय। लेकिन ये कहाँ पर ही होता है? किसी चालक तार के अंदर, ठीक ना। तो विभवांतर के दो गो जैसे कार्य के दो गो परिभाषा होता है, इसे तो होता तो बहुते है, मोशन में कुछ होता है यहाँ पर, तो ये लेकिन आपका कौन सा कार्य है? विद्युतीय कार्य है। विद्युतीय कार्य होते हैं आवेश के प्रवाह कारण। आवेश किसके कारण प्रवाहित होता है? विभवांतर के कारण। तो परिभाषा लिखिए, किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, क्यू कूलम, बड़का क्यू लिखिएगा, क्यू कूलम आवेश को भी विभवांतर के अधीन ले जाने में, किए गए कार्य को विद्युतीय कार्य कहते हैं। किए गए कार्य को विद्युतीय कार्य कहते हैं। विद्युतीय कार्य कहते हैं। पैराग्राफ चेंज, विद्युतीय कार्य को W से सूचित करते हैं। विद्युतीय कार्य को W से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक जूल होता है। इसका SI मात्रक जूल होता है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि
है जिसकी बीमा एम एल स्क्वायर 3/2 होता है, जिसकी बीमा एम एल स्क्वायर 3/2 होता है। अब इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। विद्युतीय कार्य बराबर आपका होता है, विद्युतीय कार्य बराबर विभवांतर गुना आवेश, विभवांतर गुना आवेश। तब विद्युतीय कार्य को लिखते हैं W से, अब विभवांतर को लिखते हैं V से, आवेश को लिखते हैं बड़का Q से लिखते हैं। ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला? विद्युतीय कार्य का फॉर्मूला। यहाँ पर बड़का Q है, छोटका Q नहीं लेते हैं यहाँ पर। हो गया ना? तो आज के लिए इतना ही।